जो बेंगलोर रीजन है उसमें बची। जी, इससे पहले कि मैं अधीर जी आपके पास आऊं, मैं विवेक जी के पास आता हूं। विवेक जी, बॉम्बे कर्नाटका 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को डेमोलिश कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि बेलगांव की 4 सीटों पर प्रमोद मुतालिक श्रीराम सेनेवाला इतना नाराज था, उसने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ मिलकर 4 उम्मीदवार खड़े किए। भले मुझे पता नहीं, लेकिन वहां पर बेलगांव की 18 सीटों में जहां 10 सीटें थी, 4 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिली है सर, पूरी डेमोलिश हो गई है। मराठा वोट जो कि 40% काउंट करते हैं बेलगांव के एरिया में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो एन मास शिफ्ट हुए कांग्रेस को सर। मुझे लगता है कि ये जो स्वामी जी ने बात कही है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, उसका एक इंडिकेशन बेलगांव से आता है। लेकिन आप पूरे इस चुनाव को, पूरे रिजल्ट्स को, जो अब तक सब कुछ हुआ, उसको किस रूप में देखते हैं विवेक जी जी? जी जी दिनेश जी, ऐसा मैं इस पे 3 बातें देख रहा हूँ। एक तो बीजेपी अपराजय नहीं है, ये बहुत स्पष्ट तौर से अंडरस्कोर हुआ है ये फैक्ट। दूसरी बात जो है कि कांग्रेस मृतप्राय नहीं है, कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, ये एक दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि जो हिंदुत्व का पॉलिटिक्स है, उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो गया है, उसका सैचुरेशन हो गया है, वो यहाँ से आगे और उसके डिविडेंड्स बीजेपी को नहीं मिल सकते। क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक जो है वो दक्षिण में बीजेपी की हिंदुत्व की लेबोरेटरी रही है। यहाँ पर जिस तरह की भड़काऊ बातें यहाँ के बीजेपी के लीडर करते रहे हैं, और जिस तरह के भड़काऊ इश्यूज हिंदुत्व के इन्होंने उठाए हैं, चाहे वो हिजाब रहे, चाहे टिप्पू सुल्तान रहे, और आखिर में जब बजरंग बली वाला मामला भी था, ये सारे जो इश्यूज है, इनका बीजेपी को कुछ एडिशनल एडवांटेज नहीं मिला। हुआ ये कि बीजेपी का वोट शेयर आधे 1% से कम ही हो गया है। तो और बीजेपी के बहुत सारे वोटर्स जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए, जैसा आपने पहले ही बताया। इसका अगर फाइन प्रिंट देखा जाए तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, जो गरीब लोग हैं, और जो देहाती लोग हैं, अर्बन रूरल डिवाइड और रिच पुअर डिवाइड में पुअर और रूरल जो पॉपुलेशंस है वो कांग्रेस के साथ हो गए हैं। जो कांग्रेस की पुरानी स्ट्रेंथ है, तो कांग्रेस जो है रिजुविनेट हो गया है। और वैसे भी कांग्रेस कर्नाटक में वैसे भी कभी खत्म हुआ ही नहीं था, लेकिन कांग्रेस किसी भी तरह से जीत नहीं सकता। ये जो एक सेंस, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, और बीजेपी के जो भक्त है वो इन्होंने फैलाया हुआ ये भ्रम है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वर्कर्स है वो भी ये मानने लग गए थे कि भाई ये जब तक मोदी है तब तक तो कांग्रेस को कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जो एक डिटर्मिनेशन के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के राज्य के नेता इस चुनाव में उतरे, कमर कस के उतरे, और उन्होंने अपनी बात को जनता के सामने रखा, और बहुत ही अच्छा सक्सेस उनको वहां मिला। और मतलब सक्सेस भी ऐसा मिला कि जहां पर बीजेपी को ऑपरेशन लोटस के लिए कोई स्कोप ना बचे। और जब तक इस तरह का सक्सेस कांग्रेस को नहीं मिलता है, अपोजिशन को नहीं मिलता है, तब तक बीजेपी की जो ताकत है वो बनी रहेगी। कहीं अगर कांग्रेस 112 113 में सिमट जाती तो ये जरूर हो सकता था, और बिल्कुल हो बीजेपी करती थी कि ऑपरेशन लोटस करके फिर से, जैसा पिछली बार उन्होंने अपनी इलेजिटिमेट सरकार कर्नाटक में बनाई थी, उसी तरह से एक नई सरकार कांग्रेस फिर से बीजेपी फिर से कर्नाटक में बनाती। तो लेकिन इसमें सबसे, इन तीनों बातों में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उस हिंदुत्व के एजेंडे का जो शेल्फ लाइफ है, उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है, वो शायद आ गया है। और यहाँ से इससे आगे जितना बीजेपी उसका ओवरकिल करेगी, मैं ओवरडोज शब्द से ज्यादा ओवरकिल शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ओवरकिल इज द वर्ड। जितना वो ओवरकिल करेगी उतना वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा मुझे लगता है। साथ साथ देश में जो बाकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इलेक्टोरेट के मन पर होता है। जंतर मंतर वाला जो मामला है, जहां पर इस तरह की सोशल मीडिया में भी कैंपेन चल रही है कि मोदी जी का फोटो लगाया जाता है और उसके नीचे लिखा जाता है कि बेटी को आप बचाओ और बलात्कारियों को मैं बचाऊंगा। इस तरह का एक कैंपेन भी सोशल मीडिया में चला है। जिस तरह से चंडीगढ़ के
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में, नर्सिंग इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को 7 दिन के लिए हॉस्टल में बंद कर दिया गया, इसलिए कि उन्होंने मोदी जी का मन की बात प्रोग्राम वो सुनने के लिए नहीं आए। ये जो एक आतंकवाद है, मैं इसको आतंकवाद कहता हूँ। इस तरह की, और जो भी अपने विरोधक है, तो बीजेपी जो है वो बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बीजेपी उन हिंदुओं के खिलाफ भी है जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो उनका विरोध करते हैं। तो वो अपना आतंक जो है वो समान तरीके से मुसलमान और ऐसे हिंदू जो उनकी बात नहीं मानते, सबके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और इसका एक खामियाजा, इसका नेगेटिव मैसेज, ये जो सारी बातें, करप्शन का यहाँ तक मुद्दा है। करप्शन मोदी जी ने कहा था जब वो आए थे सत्ता में, उसके बाद वो बार-बार ये कहते रहे कि जो करप्शन करने वाले लोग हैं वो अभी डर गए हैं, क्योंकि अभी मोदी आया है और वो जानते हैं जब मोदी आया है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डर गए हैं। इस तरह की बात मोदी जी कहते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो सीधा-सीधा पीएमओ का नाम लेकर, पीएमओ का इस्तेमाल करके लोग करप्शन कर रहे हैं। 2 बड़े फ्रॉडस्टर्स जो पीएमओ का उपयोग करके फ्रॉड कर रहे थे, वो पकड़े गए। अगर इंडिविजुअल लोग प्राइम मिनिस्टर से नहीं डर रहे हैं, तो मास स्केल पर जो करप्शन करना है वो लोग प्राइम मिनिस्टर से डरेंगे, ये तो दूर की बात है। तो कहीं भी और कर्नाटक में जो करप्शन 40% जो कमीशन लेने वाली बात चली कर्नाटक में, उसका असर भी हुआ है। महाराष्ट्र में 50 खोखे की बात हुई है। तो बीजेपी का जो एंटी करप्शन वाला जो प्लैंक है, जो भी प्रोपेगेंडा है, वो कितना खोखला है ये भी लोगों ने देख लिया है। तो किसी भी, और बाकी जितने भी प्रॉमिसेस बीजेपी ने किए थे, आपने फ्यूल प्राइसेस के बारे में जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 2013 में, मुझे याद है, वो कह रहे थे कि हम दिखा देंगे देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल 30 और 40 रुपए में कैसे बेचा जा सकता है। आज क्या हुआ? सिलेंडर की कीमतें, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे फ्रंट्स पर डिमोनेटाइजेशन जैसा बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। और जिस तरह से एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखने का एक नया ट्रेंड बीजेपी ने किया है, सामने लाया है, वो भी एक तरह का करप्शन है। आप क्यों नहीं खुली बात दुनिया के सामने रखते हैं? आप क्यों बंद लिफाफे में बात रखते हैं? तो ये सारा जो नैरेटिव है, धीरे धीरे जिस तरह से ये बातें समाज में गई है, उसका भी कहीं ना कहीं कर्नाटक के इलेक्शन में रिफ्लेक्शन आया है। मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ लोकल इश्यूज पर ही लोगों ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया है। ओवरऑल जो नेशनल लेवल पर बीजेपी के खिलाफ पर्सपेक्टिव बन रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पर खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आते हुए 2024 के इलेक्शन के दिनों में ये नैरेटिव जो है, इसको और स्ट्रांगली आगे ले जाना, ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, तो अपोजिशन का, एक कंबाइंड अपोजिशन का काम रहेगा। तभी वो जाकर बीजेपी को 2024 में कुछ कड़ा मुकाबला हो सकता है, बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर फिर से कांग्रेस ने ढिलाई बरती तो फिर वही मामला हो जाएगा, जैसा राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन की तरफ पीठ करके वो इंग्लैंड चले गए थे। अब की बार उन्होंने उस गलती को सुधार कर कर्नाटक में कैंप किया, बहुत अच्छा हुआ। उनके साथ उनकी बहन भी थी, और लोकल लीडर्स और स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की डटी रही, और उन्होंने इस जीत को बहुत पुरजोर तरीके से हासिल किया। ये बहुत अच्छा हुआ। यही मॉडल, यही तरीका बाकी सारे स्टेट्स में, मुझे बिल्कुल इस बात पर कोई आशंका नहीं है कि जो ऑलरेडी बीजेपी, जहां पर कांग्रेस की अच्छी साख है, ऐसे स्टेट्स में अगर इस तरह की नीति और इस तरह की स्ट्रेटेजी कांग्रेस अपनाती है, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहां पर भी कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। और 2024 के आने से पहले ये सारे इलेक्शन जीतने की कांग्रेस अगर कोशिश करे और वहां पर जीत हासिल करे, तो 2024 में बीजेपी बहुत ही स्टिकी विकेट पर, बहुत ही वीक ग्राउंड्स पर 2024 में लोगों के सामने जाएगी। सिर्फ इतना ही है कि कम्युनलिज्म के अलावा और बीजेपी नए कौन से तरीके, नए कौन से पैतरे अपनाती है, ये हमें पता नहीं है। उनके पास बहुत 100 तरीके हैं, लेकिन उन सारे तरीकों के लिए भी अपोजिशन को तैयार रहना होगा। उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, और इस उम्मीद के साथ और इस आत्मविश्वास के साथ को बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। अगले चुनाव को उनको फेस करना होगा, और कोई कारण नहीं कि इसके चलते वो 2024 में बीजेपी को परास्त न कर सके, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत अच्छे-अच्छे बिंदु उठाए हैं आपने उसके अंदर।